पॉजिटिव पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं मतदान। प्रत्याशी सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन नामांकन भर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, ईवीएम पर अब कोई चिंता नहीं है, सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हरकत में लखनऊ नगर निगम राजनीतिक दलों के होर्डिंग हटाने शुरू किए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गृहमंत्री अमित शाह का बयान, भाजपा स्वस्थ और सुरक्षित चुनावों के लिए संकल्पित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अपने कार्यकर्ताओं से अपील, कोविड नियमों के पालन के साथ लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बोले मुख्यमंत्री योगी, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व का हृदय से स्वागत है। योगी ने सत्ता में वापसी की उम्मीद जताई, कहा डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, 15 जनवरी तक रैली, जनसभा और रोड शो पर रोक, बहुत सही फैसला है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से उत्साहित है बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, लिखा 10 मार्च भाजपा सरकार। प्रियंका गांधी का ट्वीट, 10 मार्च को यूपी के नौजवानों, महिलाओं और आमजनों की जीत हो। प्रियंका गांधी ने कहा, इस चुनाव में कांग्रेस आमजनों के हक की लड़ाई लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, चुनाव की तारीखों का ऐलान बीजेपी के बाहर जाने का ऐलान है। मायावती को चुनाव आयोग से उम्मीद, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होगा चुनाव। ओवैसी ने चुनाव आयोग से डिजिटल नियमों की समीक्षा की अपील की, कहा यूपी जैसे राज्य में 100 लोगों में केवल 39 के पास इंटरनेट है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी तैयार है। आचार संहिता लागू होते ही बोले पंजाब के सीएम शन्नी, 111 दिन में 1100 दिनों का काम किया। पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, हम उस बड़े दिन के लिए तैयार हैं जिस दिन पंजाब का भविष्य तय होगा। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, लोग अकाली दल बसपा गठबंधन की सरकार चुनने के लिए तैयार है। पंजाब सरकार के मंत्री राजकुमार वेरका का बयान, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपना मैनिफेस्टो पहुंचाएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रदेश की जनता से अपील, कोविड नियमों के पालन के साथ लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लें। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरीश रावत का बयान, 45 उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन गई है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर पार्टियों को दिक्कतें होंगी, रूलिंग पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव का छात्रों से वादा, सरकार बनी तो फिर देंगे फ्री लैपटॉप। अखिलेश बोले, हमारा संकल्प यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। अखिलेश पर बीजेपी ने साधा निशाना, सपा सरकार की नाकामियां गिनाते हुए वीडियो जारी किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, सपा बसपा का मतलब बदहाली, भाजपा का मतलब खुशहाली। केशव प्रसाद मौर्य ने मंझनपुर में नवनिर्मित रोडवेज बस डिपो का उद्घाटन किया, बसों को हरी झंडी दिखाई। प्रियंका का यूपी के मुख्यमंत्री योगी पर हमला, कहा केवल विज्ञापनों में दिख रहा है विकास, जमीन पर है लोग परेशान। प्रियंका ने कहा, रैलियां कैंसिल होने की वजह से फेसबुक लाइव के जरिए बात करने की कोशिश जारी रहेगी। बीआरएस लेने के बाद कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बीजेपी का दामन थामा, कहा देश की सेवा नए रूप में करूंगा। बीजेपी की सरबजीत कौर बनी चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को एक वोट से हराया, एक वोट अवैध घोषित। मेयर के नतीजे घोषित होने के बाद आम आदमी पार्टी का हंगामा, चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र शेखावत ने सरबजीत कौर को बधाई दी, कहा अगर आम आदमी पार्टी को कुछ संदेह है तो कानूनी रास्ता अपनाएं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब में वापसी की उम्मीद जताई, कहा बीजेपी में वापसी करने की पूरी क्षमता। पंजाब पुलिस की 32 पन्नों की रिपोर्ट से पंजाब सरकार का झूठ का खुलासा, एसपीजी ने पहले ही पंजाब पुलिस को दी थी जानकारी, सड़क के रास्ते एयरपोर्ट स्टेशन से फिरोजपुर जाएंगे पीएम। पंजाब सरकार ने पहले ही एक सीक्रेट सुरक्षा और रूट प्लान किया था तैयार, 4 जिलों के अफसरों के अलावा कई अन्य आला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी। पंजाब के सीएम चन्नी का बयान, पीएम को खतरा नहीं था, खुली वादियों में घूमकर चले गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूल के सेमिनार में कहा, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। राजनाथ सिंह ने कहा, 100 सैनिक स्कूल बनाने की घोषणा, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव महत्वपूर्ण कदम। टेकनपुर में एसएसबी अकादमी में दीक्षांत समारोह और पासिंग आउट परेड का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा, हर कठिन परिस्थिति में बीएसएफ ने देश हित में बड़ा काम किया। भूलीबाई ऐप मामले में आरोपी नीरज का खुलासा, श्वेता नाम की लड़की का ट्विटर अकाउंट हैंडल करता था, दूसरे अपराधियों से भी था संपर्क। भूलीबाई ऐप के बहाने राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना लगाया, कहा भाजपा ने नफरत की कई फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। पंजाब के नए डीजीपी का ऐलान, वीरेश कुमार भाभरा बनाए गए नए डीजीपी। पंजाब में 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, फिरोजपुर एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस का तबादला। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा की, भोग आरती के दौरान भगवान का आशीर्वाद दिया। महाकाल के दर्शन के बाद बोले आरिफ मोहम्मद खान, अपने देश के कल्याण और कोरोना संकट से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर अजय गुर्जर गिरफ्तार, हत्या, जबरन वसूली समेत 24 से ज्यादा केस दर्ज। झारखंड के गुमला में नक्सलियों का उपद्रव, 27 गाड़ियों में आग लगाई। श्रीनगर में भारी बर्फबारी, भारी पेड़ों और सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। बर्फबारी के कारण श्रीनगर में डल झील में खड़ी नावों में भी बर्फ जमी, कश्मीर घाटी पहुंचे सैलानियों के चेहरे किए। वैष्णो देवी के आसपास भी भारी बर्फबारी, यात्रा जारी, लेकिन बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सेवा बंद। भारी बर्फबारी के बीच एलओसी के पास घग्गर हिल में सेना के जवानों का सेवा भाव, गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। भारी बर्फबारी के कारण लाहौल स्पीति से मनाली जा रहे सैलानी फंसे, प्रशासन की मदद से रेस्क्यू किया गया। बरेली में अवैध हथियार फैक्ट्री का भानापुर, एक गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। संभल में अवैध शराब के कारोबार में शामिल 2 लोग गिरफ्तार, कई लीटर शराब के साथ शराब बनाने का सामान बरामद। बदायूं पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, 4 बाइक और 2 कारें बरामद। सहारनपुर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया, कई अवैध हथियार और बाइक मिले। लखनऊ में पुलिस कई लोगों के चेहरों पर खुशियां लौटाती देखी, खोए हुए 30 मोबाइल बरामद करके उनके मालिकों को लौटाया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस मुख्यालय की रेकी को बताया गंभीर मामला, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के जरूरी कदम उठाने की उम्मीद जताई। मुंबई में बीजेपी एमएलए आशीष शेलार को जान से मारने की धमकी देने का मामला, बांद्रा से एक शख्स गिरफ्तार, परिवार को भी धमकाया था। कोवैक्सीन के बूस्टर डोज का ट्रायल रहा शानदार, भारत बायोटेक ने कहा ट्रायल में शामिल 90% लोगों में एंटीबॉडीज मिली। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,42,000 के करीब मामले आए, 285 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 41,434 नए केस, 24 घंटे में 13 मौतें। मुंबई में कोरोना की रफ्तार जारी, 20,318 नए मामले, 5 मौतें। मुंबई की सीबीआई इमारत में काम करने वाले 68 लोग कोरोना पॉजिटिव, 235 लोगों के टेस्ट हुए थे। मुंबई के दादर, धारावी और माही में बढ़ रहे कोरोना के केस, तीनों जगह कुल 634 नए मामले। दिल्ली में एक दिन में 20,000 से ज्यादा संक्रमित, 7 लोगों की मौत। बंगाल में कोरोना के 18,802 नए मामले, 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 5,944 नए मामले, बीते 24 घंटे में 242 लोगों की जान गई। यूपी में एक दिन में 6,411 लोग पॉजिटिव हुए, 6 मौतें हुई। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 4,526 लोग संक्रमित, सबसे ज्यादा पटना में 1,956 केस मिले। कर्नाटक में कोरोना के 8,906 नए मामले, 24 घंटे में 4 मौतें। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 5,677 नए मामले, अहमदाबाद में 2,567 केस। 24 घंटे में पीजीआईएमएस रोहतक के 18 डॉक्टर पॉजिटिव मिले, पिछले 4 दिनों में 50 डॉक्टर्स को हुआ कोरोना। पश्चिम बंगाल में ब्यूटी पार्लर और सलून को छूट, रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलने की इजाजत मिली। कोरोना केस बढ़ने के बाद एमपी में नई गाइडलाइंस, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू।
एमपी में मेले और बड़े आयोजनों पर पाबंदी, शादी में 250 और अंतिम संस्कार में 50 लोग हिस्सा ले सकते हैं। मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई गई सतर्कता, सीएसटी स्टेशन पर लोगों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच हो रही है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बीकेसी कोविड सेंटर का जायजा लिया, कहा मुंबई में फिलहाल नहीं लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। अहमदाबाद में कोरोना बढ़ने के बाद करीब 150 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित, हर जोन के बाहर लगाए गए बैरिकेड। अहमदाबाद में कुत्ते का जन्मदिन मनाना महंगा पड़ा, कोविड नियमों के उल्लंघन पर 3 लोग गिरफ्तार। आरजेडी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का फैसला, कोरोना की वजह से अगले आदेश तक आरजेडी कार्यालय बंद। बिहार के सीएम आवास में कोरोना केस मिलने पर बोले तेजस्वी यादव, जहां से संक्रमण रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए वहीं से फैल रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना संक्रमित, खुद को आइसोलेट किया। सिलीगुड़ी नगर निगम के अंतर्गत आने वाले बाजार सप्ताह में एक दिन बंद रहेंगे, कोरोना की वजह से फैसला। WHO के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई, 5 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। ब्रिटेन में 24 घंटे में कोरोना से 1,78,000 लोग संक्रमित, 229 लोगों की मौत। फ्रांस में कोरोना से 3,28,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, दूसरी बार 3 लाख से ज्यादा केस मिले। इटली में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए मामले, 223 मौतें। अर्जेंटीना में कोरोना के 1,10,000 से ज्यादा नए केस मिले, 42 लोगों की मौत। पाकिस्तान के मुरी में भीषण बर्फबारी, -8 डिग्री तापमान में फंसी गाड़ियां, 21 लोगों की मौत। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते कभी ऐसा कोई डायरेक्टर मिला जिसके बारे में आपको लगा हो कि ऐसी बात कर दी, इसका तो गला दबा दूं? हाँ, एक लड़की होने के नाते काफी बार हुआ है। किसी की छत्रछाया के नीचे नहीं होना। एक डायरेक्टर ने जरूर से ज्यादा एक्सपोज करने को कहा Unnecessarily। तो आपने वो फिल्म छोड़ दी थी? नई नई फिल्मों में आई थी। ये डायरेक्टर बात कर रहे थे मेरी ड्रेस डिजाइनर से, और कुछ बहुत चीप सी बात कही कि ड्रेस तो इतनी छोटी होनी चाहिए कि सबको आके देखनी चाहिए ये फिल्म वगैरह, कुछ ऐसा बहुत गंदी बात कही थी। तो बस मेरा दिमाग खटक गया। आई थिंक अगर वो इस शो को देख रहे होंगे तो शायद वो जान जाएंगे कि मैं उनकी बात कर रही हूँ। उसके बाद उनके साथ अभी काम भी नहीं किया मैंने। फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा आपकी अदालत में एक बार फिर आज सुबह 10 बजे। ज्वलंत मुद्दों पर वाद विवाद और संवाद का मुकाबला आज शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इंडिया टीवी पर शुरू हो चुका है सुबह का सबसे बड़ा न्यूज शो जागो इंडिया। आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की बड़ी खबर, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का देशी घी। पतंजलि गाय का देशी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान है। 10 फरवरी से 7 मार्च तक होगा। यूपी में 4 चरणों में होगा मतदान। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब में 14 फरवरी को वोटिंग, तो मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होगी। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। यूपी में 10 फरवरी से होगा मतदान का आगाज। पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 27 फरवरी को अयोध्या और 3 मार्च को गोरखपुर और 7 मार्च को वाराणसी और आजमगढ़ में वोटिंग होगी। सभी 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू। 15 जनवरी तक किसी भी रैली या फिर वर्चुअल कैंपेन पर लगाया गया है ब्रेक। इलेक्शन कमीशन ने 5 लोगों के साथ घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने की इजाजत दी। आचार संहिता लगाते ही लखनऊ में हटने लगे बैनर और पोस्टर। अखिलेश ने योगी के खिलाफ छेड़ा ट्विटर वार, तो सीएम ने कहा कि विपक्ष के पास नहीं है कोई मुद्दा। यूपी में इस बार प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। देश में कोरोना के 1,58,000 नए केस, 324 लोगों की जान गई। केवल महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 80,000 से ज्यादा केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की अब संख्या 5,600, नॉर्मल बेड और 2,000 से ज्यादा आईसीयू बेड के लिए इंतजाम। दिल्ली में जनवरी महीने में भारी बारिश ने 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। अगले 2 दिनों में और बारिश होने की आसार। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक लुढ़का। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर में शीतलहर। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होगा और यूपी के मतदाता 7 चरणों में तय करेंगे कि इस बार लखनऊ की लड़ाई में दोबारा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर इतिहास रचेंगे या फिर अखिलेश को मौका दिया जाएगा। कोरोना को देखते हुए चुनाव में रैली और रोड शो पर फिलहाल तो बैन लगाया है। ऐसे में अब डिजिटल और लड़ाई शुरू होने जा रही है, यानी कि वर्चुअल कैंपेनिंग होगी और वर्चुअली यहां पर वाद विवाद भी चलेगा। अखिलेश यादव ने लखनऊ से हटाए जा रहे पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा है कि यूपी में बदलाव होगा, तो इसके जवाब में सीएम योगी ने कहा कि चुनाव से पहले ही अखिलेश ने हार मान ली। आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ मैं कुछ। जब राज करेगी बहना तो होगा ना अत्याचार। मुसलमानों को सबसे अच्छी निकालने की बात। चुनाव आचार संहिता लगते ही लखनऊ समेत यूपी के तमाम शहरों से सियासी पोस्टर्स हटने शुरू हो गए हैं। चौक चौराहों पर लगे बड़े बड़े सियासी बैनर होर्डिंग्स हटाए जाने लगे। गली मोहल्ले में लगे पोस्टर्स साफ किए जाने लगे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से हटाए जा रहे बैनर पोस्टर की इन्हीं तस्वीरों में से एक को अखिलेश यादव ने अपना सियासी हथियार बना लिया। इस पोस्टर में सीएम योगी नजर आ रहे हैं और इस पोस्टर को ट्विटर पर चिपकाते हुए अखिलेश यादव ने योगी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट किया, झूठ का पर्दाफाश होगा और यूपी में बदलाव होगा। क्योंकि चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर 15 तारीख तक बैन लगा दिया है। यही वजह है कि अब यूपी का सियासी युद्ध मैदान से निकलकर सोशल मीडिया पर आ गया है। डिजिटल लड़ाई शुरू हो गई है।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए योगी पर निशाना साधा, तो योगी ने भी जवाब सोशल मीडिया पर ही दिया। योगी ने कहा, चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव ने हार मान ली है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, बबुआ बता रहे हैं कि बीजेपी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हावी है। दरअसल अब बबुआ पर हार का डर हावी है। खैर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, अब आपकी रेलगाड़ी छूट चुकी है। सुनो बबुआ, कम से कम एक हफ्ते तक सियासी लड़ाई इसी तरह वर्चुअल दिखने वाली है। इस लड़ाई में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अखिलेश यादव ने ही सबसे पहले चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया है। अखिलेश ने कहा कि रैलियों और रोड शो पर बैन ठीक नहीं है। वर्चुअल रैली करने का विपक्ष के पास बीजेपी की तरह फंड नहीं है। इस बयान को बीजेपी लेकर उड़ गई। अखिलेश यादव ने सोचा था चुनाव आयोग पर दबाव बनाएंगे, बीजेपी पर चुनाव में फिजूल खर्च का आरोप लगाएंगे, लेकिन डिप्टी सीएम के साथ साथ सीएम ने अखिलेश को जवाब दिया। बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है, इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज्यादा नहीं मिलते हैं। अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वर्चुअल रैलीज हैं, कार्यक्रम करने में हम लोगों ने तो देखा है कि किस तरीके से ऐड दिए गए हैं, सरकारी पैसे खर्च किए गए हैं, क्योंकि कल ऑब्लाइज किया गया चैनल, आज भी ऑब्लाइज होंगे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। अगर स्पेस नहीं मिलता है तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टीज वो संसाधन नहीं जुटा पाएंगी अपना स्पेस के लिए। श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं वो चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार के बयान देकर के चुनाव से पहले अपनी पराजय स्वीकार करने का काम किया। उनको धन्यवाद देता हूं। 10 मार्च को तो होना ही है उनकी पराजय, लेकिन वो 10 मार्च से पहले आज 8 जनवरी को स्वीकार कर लिए हैं। वो उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद है अच्छी बात कहने के लिए, साहसपूर्वक अपनी बात को स्वीकार करने के लिए। ये चुनाव कोरोना काल में हो रहे हैं, इसीलिए यह समझना भी बहुत जरूरी है कि 5 राज्यों में हालात क्या है। आंकड़ों के मुताबिक इन 5 राज्यों में अब तक 52,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है और पंजाब और यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन रेट भी सबसे कम है। 10 मार्च को वोटों की गिनती के साथ ही तय हो जाएगा कि कहां किसकी सरकार बनेगी। लेकिन कोरोना के बीच हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने कई नियम भी तय किए हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव में यूपी में सबकी नजर रहेगी और यूपी में किसकी सरकार आएगी उसे लेकर अभी से सियासी भविष्यवाणियां या फिर कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। किसके दावे में कितना दम है और इलेक्शन कमीशन की नई रूल बुक में क्या कुछ लिखा है, सब कुछ इस रिपोर्ट में। दस मार्च को तय हो जाएगा कि 5 राज्यों यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसका ऐलान आज इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। 403 विधानसभा वाले सबसे बड़े राज्य यूपी में सबसे ज्यादा 7 फेज में चुनाव होंगे। फर्स्ट फेज में 10 फरवरी को 58 सीट पर, दूसरा फेज 14 फरवरी 55 सीट पर, तीसरा फेज 59 सीट पर 20 फरवरी को, चौथे चरण में 60 सीट पर चुनाव 23 फरवरी को, पांचवें चरण में भी 60 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होगा और छठे फेज में 3 मार्च को 57 सीट पर और 7वां और अंतिम फेज 7 मार्च को 54 सीट पर वोट डाले जाएंगे। जबकि पंजाब की 117 विधानसभा, उत्तराखंड की 70 विधानसभा और गोवा की 40 विधानसभा सीट में 14 फरवरी को सिर्फ एक चरण पर वोटिंग होगी और मणिपुर में 27 फरवरी को 3 मार्च को 2 फेज में चुनाव होंगे। इस बार चुनाव आयोग की सबसे ज्यादा नजर रैलियों, रोड शो, चुनाव प्रचार में जुटने वाली भीड़ पर है, क्योंकि इस बार कोरोना की जोखिम भरी चुनौती है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। सो देयरफॉर यकीन होना चाहिए। We should have yaqeen, we should have a faith, we should have absolutely belief that we can pass through this particular pandemic also through our safety measures, through our proper following of the COVID appropriate behavior. Only then we can sail through effectively, safely into this election process. कोरोना को लेकर चुनाव आयोग बहुत गंभीर है और उसको लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसमें पार्टी कैंडिडेट और वोटर सभी के लिए सख्त हिदायत दी गई है। कोरोना नियमों के साथ चुनाव कराए जाएंगे, भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए पोलिंग स्टेशन में 16% इजाफा हुआ है। हर बूथ पर 1250 वोटर ही वोट डाल सकेंगे। 80 साल से ऊपर, दिव्यांग और कोविड पेशेंट के पोस्टल बैलेट, पद यात्रा, रोड शो पर रोक लगाई गई है। साइकिल, बाइक रैली पर पाबंदी लगाई गई। डिजिटल, वर्चुअल तरीके से पार्टियों को प्रचार के लिए कहा गया है। 15 जनवरी तक जनसभाओं पर रोक लगाई गई है। डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों को इजाजत दी गई है। कैंपेन में कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूरी। जीत के विजय जुलूस पर रोक लगेगी और रात 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक। इसके अलावा उम्मीदवारों के क्राइम रिकॉर्ड, पैसे के दुरुपयोग पर जीरो टॉलरेंस, शराब बांटने पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। इधर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया, उधर यूपी की पॉलिटिक्स में हलचल मच गई है। सबसे बड़ा रिएक्शन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आया। 10 मार्च को क्या होने वाला है उसकी भविष्यवाणी कर दी। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। इधर अखिलेश की प्रतिक्रिया, उधर लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा कर दिया, कह दिया कि जीत को लेकर कोई संदेह नहीं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 5 राज्यों में इस बार 18 करोड़ 30 लाख मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि महिला वोटर्स की भागीदारी बढ़ी है। यूपी में इस बार 29% वोटर बढ़े हैं। चुनाव आयोग ने तो नियम बना दिया है और सख्त चेतावनी भी दी है। इन नियम तोड़ा तो एक्शन लेने में देर नहीं होगी। अब जिम्मेदारी पार्टियों की है कि वो इस बार नियमों की चादर में रहकर कैसे प्रचार करते हैं, क्योंकि नियम काफी सख्त हैं, इसलिए पार्टियों में बेचैनी बढ़ गई है।
ये इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार यहां पर मनमानी करेगी। पिछले चुनाव में भी मैंने देखा कि किसी भी नियम को इस सरकार ने नहीं माना। इसलिए इलेक्शन कमीशन कम से कम ये निगरानी रखे कि सरकार में बैठे लोग उनके नियमों का पालन करें। फिलहाल कहानी यह है कि आज चुनाव के ऐलान से पहले अपनी जीत का दावा करने वाली दोनों पार्टियों के बीच बयानों के गोले छोड़े जाने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की जीत को लेकर कॉन्फिडेंट क्यों है, उसकी वजह बताइए, सुनिए। साल भर में जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करता है, अपनी क्लास को अटेंड नहीं करता है, या जिसकी समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो उसको ज़्यादा घबराहट होती है। जिसने रेगुलरली अपनी क्लास अटेंड की हो, जिसने अपना कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया हो और हर एक फील्ड में अच्छा करने का प्रयास किया हो, तो उसके लिए तो अपनी उपलब्धियों को लेकर के जानने की उत्सुकता होगी। और मुझे लगता है कि मैं उन विद्यार्थियों में से हूँ जिसने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ पार्टी के विजन को, पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है। अब यूपी की पॉलिटिकल पाठशाला के इम्तिहान की तारीख 10 मार्च को आ गई है। योगी डिक्टेंशन के साथ पास होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश कुछ और कह रहे हैं। मुखिया उनके चुनाव लड़े जाएंगे जो दूल्हा है चुनाव को। वैसे तो आप जानते होंगे, हालांकि उदाहरण नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं दे दूंगा उसको, अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारे सब लोग जानते होंगे कि अगर बेटा परीक्षा में ना पास हो पा रहा हो तो कई बार माँ बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने। ये बात सच नहीं सकती। तो हमारे बाबा मुखर्जी फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं कर सकता। अब जो पास कराने आ ही रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नजर आ रही है, क्योंकि दोनों पार्टियां ही फील्ड में दिख रही हैं। मायावती सतीश मिश्रा को आगे करके प्रचार कर रही हैं, वो अभी सड़कों पर नजर नहीं आई हैं। अब चुनाव आयोग ने रैलियों पे और रोड शो पर बैन लगा के एक तरह से सड़क पर उतरने की संभावनाओं पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। कांग्रेस ने अपनी बागडोर प्रियंका गांधी को सौंप रखी है, लेकिन प्रियंका कितने कार्यकर्ताओं और वोटरों को कांग्रेस से जोड़ पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। यूपी में 7 फेज में चुनाव होने हैं, ऐसे में नियम कानून में बनकर वोटर के दिल तक पहुंचना सभी पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। अब हिंदुओं के धर्म संसद के बाद अब मुसलमानों के धर्म संसद में दिए भड़काऊ बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। यूपी के बरेली के धर्म संसद में मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया। उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग उठ रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने तौकीर रजा के भड़काऊ बयान के लिए उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है और इसके साथ ही संत समाज ने भी तौकीर रजा के बयान पर ऐतराज व्यक्त किया है। दरअसल शुक्रवार को यूपी के बरेली में मुस्लिम धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया। तौकीर रजा ने हजारों की मौजूदगी में भड़काऊ बयान दिया था। इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तौकीर रजा ने कहा था कि हिंदुस्तान में जिस तरह से मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, अगर ऐसे में मुसलमान नौजवानों ने कानून अपने हाथ में नहीं लिया तो हिंदुओं का पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी उन्हें जगह नहीं मिलेंगे। और आप सुनिए तौकीर रजा के भड़काऊ बयान। सब्र करते हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, उससे चिल्ला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जाता है। हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने नौजवानों से कि इनकी बेटियों को बरगलाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। खून के आंसू से खून का घूंट पी के रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है। मैं गाँव गाँव जाता हूँ, बस्ती बस्ती देखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूँ उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान मुझे गुस्सा फूल पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों को खत्म हो गया, उससे डर लगता है। अपने हिंदू भाइयों के साथ तौर से कर रहा हूँ, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मुस्लिम धर्मगुरु के इस भड़काऊ बयान पर संत समाज भी क्या कह रहा है आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट विश्वास सारंग ने कहा कि सारंग ने तो तौकीर रजा के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। मौलाना भूल रहे हैं कि यह हिंदुस्तान है और पाकिस्तान की शब्दावली हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण और देश को तोड़ने वाली बातों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए और देशद्रोह का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोग जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। और अब बात देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस की हम कर रहे हैं। पूरे देश में कोरोना का कहर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। नए साल के पहले 8 दिनों में ही जिस तेजी से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, उससे तीसरी लहर का प्रकोप की आशंका भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। कोरोना की इस भयावह होती लहर से संसद भवन भी अछूता नहीं रहा है। जिस संसद भवन में कोरोना के तमाम गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स के साथ एंट्री होती है, वह काम करने वाले 400 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के किसी एक हाई सिक्योर्ड कैंपस में एक साथ कोरोना संक्रमित मिलने का यह सबसे बड़ा मामला है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा आ रहे हैं और महाराष्ट्र में लगातार 2 दिन में 40,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। तो दिल्ली में भी आंकड़ा 20,000 से ज्यादा हो गया है और इसके साथ सबसे ज्यादा मरीज पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। 24 घंटे में देश भर में जो 1.5 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, उनमें इन 3 राज्यों के 80,000 से ज्यादा केसेस हैं। इन आंकड़ों के जरिए आप समझ